कहते हैं कि जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती, जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती, जिस्म मिट जाने से इंसान नहीं मर जाते, धड़कने रुकने से अरमान नहीं मर जाते, सांस थम जाने से ऐलान नहीं मर जाते, होंठ जम जाने से फरमान नहीं मर जाते, जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है। वो जो हर दीन से मुनकिर था, हर एक धर्म से दूर, फिर भी हर दीन हर एक धर्म का गम ख्वार रहा। सम वर्ड्स बाय साहिर लुधियानवी जी और नेहरू जी। May I request Sri Sandeep Dikshit ji to please come and introduce the Nehru Center. बहुत ही सम्मानित आदरणीय सोनिया गांधी जी, मेरे लिए सोनिया जी हमेशा प्रेरणा स्रोत रही हैं। लेकिन आज मैं ये बताना चाहता हूं कि जब हम लोगों ने तय किया कि एक थोड़ी सी औपचारिक शुरुआत इस नेहरू केंद्र की करनी चाहिए, तो हम सोच रहे थे कि किसको बुलाएं। बहुत लोग हैं, नेहरू जी पे विशेषज्ञ बहुत हैं, उसको जानने वाले बहुत हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में उनको जीते हैं, जो उनके प्रति अपनी आस्थाओं के लिए लड़ते हैं और जिन्होंने देश को कई बार वापस नेहरू जी के कदमों की तरफ मोड़ा है। चाहे 1998 से उनका राजनीतिक संघर्ष रहा हो, चाहे 2004 और 9 में वापस उन सरकारों को लाने का हो जो वापस नेहरू जी की नीतियों को स्थापित करती रहीं, या उसके बाद से हम में जो भी लोग हैं जो उस भारत को वापस लाने के लिए संघर्षरत हैं, उनको हमेशा एक प्रेरणा देती रही हैं। मैं सबके साथ आदरणीय सोनिया जी का यहाँ बहुत दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। और विशेषकर दो और यहाँ ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे मैं जब से छोटा था, मैंने केवल पंडित नेहरू नहीं, इस देश के बारे में, इसकी संस्कृति, इसका इतिहास, इसका साहित्य जिसके बारे में सीखा है, और मैं उन दोनों का आप सबके बीच में बहुत ही गहराइयों से स्वागत करता हूं। आदरणीय श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल जी और श्री अशोक वाजपेयी जी। मैं थोड़ा संक्षिप्त में इस नेहरू केंद्र के बारे में आपको बताना चाहूंगा। सवेरे भी मैंने थोड़ा बहुत कहा था। आज से करीबन साल सवा साल पहले हम और कुछ हमारे एक तरह के सोचने वाले लोग जब बैठे हुए थे और देख रहे थे कि किस तरीके से एक वातावरण, एक माहौल बनता चला जा रहा है, उसकी बहुत ज़्यादा व्याख्या करने में या उल्लेख करने में या उसकी बारीकियों में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप सब इस बात को भली भांति समझते होंगे मैं किन चीज़ों की तरफ इशारा कर रहा था। तो थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई में रुचि थी, थोड़ा बहुत आज़ादी के आंदोलन में रुचि थी, थोड़ा बहुत 70 साल जो इस देश को जिन्होंने संजोया है और बनाया था, उनके प्रति एक मन में भावना थी। और इन सब चीज़ों ने एक अंदर में एक कोताहल पैदा किया कि यार, जिस भारत में तुम जिए हो, पले बड़े हुए हो, आज अगर उसमें दरारें देख रहे हो तो कितने दिन कोने में बैठे रहोगे। हर व्यक्ति अपनी क्षमता से काम करता है, छोटी हो बड़ी हो, प्रकृति उसको जिस तरीके का मौका देती है उसमें वो काम करने की कोशिश करता है। तो हमने और मेरे कुछ साथियों ने, और उनका मैं थोड़ा सा परिचय आपको अंत में कराऊंगा, हम लोगों ने कहा कि एक ऐसा केंद्र, ऐसी जगह बनाई जाए जिसमें हम एक अपने प्रयास से उस जगह को खड़ा तो करें जितना हम कर सकते हैं, लेकिन उसमें वो ऐसा मंच हो जिसमें सब लोग आ सकें। और आज हमको हिम्मत पड़ी कि हम अपने कोनों से, जब हमने कहीं छोटे छोटे वीडियोस बनाए, नेहरू जी के बारे में हम लोगों ने शोध किया, नीतियों के बारे में चीज़ें पता की, कुछ हमने जिस तरीके की बातें सोची समझी हैं, शायद बाहर अगर आप में से किसी को मौका मिला हो, जो एक एग्जीबिशन हमने रखी है जिसने नेहरू जी की कही हुई बातें, नेहरू जी पर कही हुई बातें और नेहरू जी के जीवन से जो उनकी अद्भुत उपलब्धियां थी, ऐसी 70-80 के करीब विशेष चीज़ें हमने निकालकर बाहर प्रदर्शित की, तो शायद पहले इसका कम लोगों में ज्ञान था। मैं आशा करूंगा कि आज से शाम को जाते समय आप लोग जरूर उसको देखेंगे। हम लोगों ने अपने छोटे छोटे प्रयास किए। कभी ऐसे लोग जिनको जनता सुनना चाहती थी, उन्होंने हमें मौका दिया तो हमने कुछ वीडियोस भी बनाने की कोशिश की, कभी कभी कुछ चीज़ों को प्रकाशित करने की कोशिश की, और धीरे धीरे देखा
कि बहुत बड़ा एक जनमानस है जो अपने देश को बेहतर जानना चाहता है, जो हमारी आज़ादी की धरोहर और उसके जो आज़ादी के आंदोलन के बाद जो प्रणेता रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके भारत को और उनकी सोच को अभी भी सींचना चाहता है। उसको एक करने की हम लोगों ने एक बहुत छोटी, बहुत विनम्र कोशिश की है। आज इसलिए मैं ज़्यादा भावुक इसलिए हूँ क्योंकि हमारी छोटी सी कोशिश में भी कुछ ऐसे लोग आज मंच में आए हैं जिन्होंने अपने व्यक्तित्व से तो हमारी शोभा बढ़ाई है, लेकिन हमें वो आशीर्वाद और प्रेरणा दी है कि शायद आने वाले वर्षों में हम कोशिश करेंगे कि अपने भौतिक और मानसिक जो सीमाएं हैं उससे हम आगे बढ़ सके। माफ करिएगा, ये एक भावुक होने का मौका है और आप समझिएगा क्यों इस चीज से हम इसीलिए जुड़े रहते हैं। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि हम चाहेंगे कि जो आए हैं उनको हम सुने, लेकिन इस आशा से कि आप जिस तादाद में यहाँ आए हैं और बाहर भी बहुत से लोग इंतज़ार कर रहे हैं, मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन सिक्योरिटी के कारण और फायर सेफ्टी के कारण हम सबको अंदर नहीं ला पाए। मैं उन सबसे आशा करूँगा कि आज आप आके आपने अपना साथ हमें दिया है, आगे बढ़े हैं, ये साथ आगे मिलता रहेगा और हम कोशिश करेंगे कि एक अच्छे, एक सशक्त और एक सार्वजनिक प्लेटफॉर्म की आप सबके साथ हम निर्माण करें। नेहरू सेंटर ने कुछ चीज़ें की हैं, मैं चाहूँगा उसके बारे में जिनको भी जिज्ञासा हो हम और चीज़ें आपको बता सकें, लेकिन हम चाहेंगे कि अगर आप नेहरू केंद्र को जाने तो उसके काम से जाने। वो काम हमारा नहीं है, वो उस तस्वीर का और उस तस्वीर के पीछे के व्यक्तित्व और व्यक्ति का है जो इस मंच को यहाँ सुशोभित कर रहा है, हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैं इन्हीं बातों से अपनी बात अंत करना चाहूँगा और राहुल जी आएं और मंच आप लें। थैंक यू। संजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं गुजारिश करूंगा प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी से कि वो आकर सभा को संबोधित करें। प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी। आदरणीय सोनिया जी, वाजपेयी जी, संदीप जी, सभागार में उपस्थित साथियों, इस संक्षिप्त वक्तव्य में मैं एक सवाल का सामना करना चाहता हूं आप सबके साथ कि नेहरू का केवल ऐतिहासिक महत्व है या समकालीन प्रासंगिकता भी है। इज नेहरू इम्पोर्टेंट ओनली हिस्टोरिकली और इज स्टिल रिलेवेंट इन आवर ओन टाइम्स? नेहरू ने सन 1960 में आर के करंजिया से बात करते हुए जो कहा था उस समय अपनी बात शुरू करूंगा। द स्पिरिचुअल अप्रोच इज नेसेसरी एंड गुड। I have always shared it with Gandhi ji, probably more so today when we are in need of finding the answer to spiritual emptiness facing our technological society, technological civilization. आज जिस टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन और जिससे उत्पन्न स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस की बात नेहरू सन 60 में कर रहे थे, वो आज हमारे सामने कई गुना अधिक विकराल रूप में मौजूद है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मनुष्य की सृजनात्मकता को रिप्लेस करने के दावे कर रही है। डीप फेक के तमाशे हम चारों ओर देख रहे हैं। गांधी जी की जो आशंका थी कि यंत्र मनुष्य को मुक्त करने के स्थान पर अपना गुलाम भी बना सकते हैं, वह आज हमारे सामने सच्चाई के रूप में सामने आ रही है। ऐसी स्थिति में ये बात इसलिए भी ध्यान रखने की जरूरत है कि बहुत से लोगों को ये गलतफहमी है और दुर्भाग्य से इस गलतफहमी का विधिवत प्रचार किया गया है कि नेहरू जो हैं वो बहुत ही क्रूड सेंस में मटेरियलिस्ट थे, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियसिटी से उनका कोई लेना देना था नहीं। वास्तविकता ये है कि नेहरू बहुत गहरे में भारतीय परंपरा की इस विजडम को जानते थे कि स्पिरिचुअलिटी और रियलिटी, मटेरियल रियलिटी, इनके बीच में विरोध का नहीं बल्कि एक तरह का द्वंद्वात्मक संबंध है। आप कल्पना कीजिए कि किसी नौजवान के सर पर अगर अनिश्चितता की तलवार लटकी रहे, उसे सपने में प्रेमिका की जगह पिंक स्लिप की तस्वीर नजर आए, तो उसकी मेंटल हेल्थ या उसकी स्पिरिचुअल हेल्थ का क्या हाल होगा, ये सोचने की जरूरत है। और इसीलिए नेहरू ने कहा कि स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस, ये ध्यान रखने की जरूरत है कि महात्मा गांधी
जब उनसे कहा गया कि आप तो महात्मा हैं, जाइए हिमालय में तपस्या कीजिए, तो उन्होंने कहा कि मेरा हिमालय वहाँ है जहाँ अशांति है, जहाँ द्वंद्व है, और वहीं मेरी साधना है। इसलिए फिलहाल मेरा हिमालय, ये सन 48 की बात है, 29 जनवरी 48 की, फिलहाल मेरा हिमालय दिल्ली की सड़कों पर है। इसके बाद जब आप हिमालय जाएं तो पीछे पीछे मैं भी चल दूंगा। महात्मा गांधी से सीखते हुए और अपनी खुद की सोच के चलते जवाहरलाल नेहरू ने भी अपने ढंग से इस बात को रियलाइज किया कि स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस को दूर करने के लिए जरूरी है कि समाज में एक बुनियादी न्याय और समता संभव करने वाली व्यवस्था हो। नेहरू इस बात को जानते थे कि आध्यात्मिक शांति और सामाजिक विषमता को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट हैव अ रियली स्पिरिचुअली रिच सोसाइटी इन एन इक्वल सिस्टम। असमानता के साथ आध्यात्मिकता नहीं चल सकती। इसलिए स्वाभाविक है, और व्यक्तिगत रूप से भी मुझे ताज्जुब होता है, श्री शशि थरूर ने एक पुस्तक लिखी है, नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया, 2003 में प्रकाशित। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि नेहरू ये नहीं देख पाए कि आने वाले भविष्य में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और स्पिरिचुअलिटी, प्रोग्रामिंग और प्रेयर दोनों साथ साथ चलेंगे। नेहरू इस बात को बखूबी देख पाते थे। इसीलिए देख पा रहे थे कि स्पिरिचुअल जो एम्प्टीनेस पैदा होगी टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी के चलते या सिविलाइजेशन के चलते, उससे निपटना होगा, उसके रास्ते खोजने होंगे। नेहरू प्रोग्रामिंग और प्रेयर का सहअस्तित्व तो समझ सकते थे, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम और लाला रामदेव का सहअस्तित्व उन्हें वाकई नहीं समझ में आता। ये बात सही है। तो नेहरू की स्पिरिचुअलिटी की समझ उतनी थोथरी थी नहीं जितनी श्री शशि थरूर को इस पुस्तक में लग रही है। खैर, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू ने साइंस, फिलॉसफी और रिलीजियसिटी पर गहरा विचार किया है और ये रेखांकित किया है कि इन तीनों के बीच में जो स्वस्थ संबंध है उसके ना होने से हमारी बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। और इसी क्रम में उन्होंने अपनी निजी आस्था का जिक्र किया है और वो कहते हैं कि जो धर्म के प्रचलित रूप हैं उनसे मेरी विरक्ति है, वो मुझे नहीं रुचते। मैं कंफर्टेबल फील करता हूं प्राचीन भारत या प्राचीन यूनान के बहुदेववादी वातावरण में, पैंथिस्टिक एनवायरनमेंट में, एंड आई फील क्लोजर टू अद्वैत फिलॉसफी। नेहरू के अपने शब्द हैं कि मैं अद्वैत के अपने आप को निकट महसूस करता हूं। अद्वैत मोटे अर्थ में यही है कि सारा अस्तित्व एक तरह से आपका विस्तार है और आपके अंदर सारे अस्तित्व का सार व्याप्त है, और इसलिए यह संभव नहीं है कि दुनिया जाए भाड़ में, हम बैठ के साधना करते रहेंगे। ये संभव नहीं। भारतीय परंपरा में कोई संत साधु ऐसा नहीं हुआ, व्यास से लेकर के कबीरदास तक, जिसने ऐसी आध्यात्मिक साधना की हो कि जिसका समाज से कोई लेना देना हो। इसलिए दोस्तों, आज जिस स्थिति से दुनिया गुजर रही है, आप देखें, कहा जाता है कि नेहरू की बातें पुरानी पड़ गई। वास्तविकता ये नहीं है, न केवल हमारे देश में बल्कि दुनिया भर में। अमेरिका में अगर ट्रंप शाही का कोई प्रतिवाद है तो वो लोकतांत्रिक समाजवादी ही है, और ये शब्द मैं नहीं दे रहा हूं, बर्नी सैंडर्स के शब्द हैं, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। दुनिया भर में अगर पूंजीवाद की अमानवीय व्यवस्था का और उसके द्वारा रची जाने वाली स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस का कोई विकल्प है तो वो केवल और केवल डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। और नेहरू का सोशलिज्म इसी अर्थ में अनोखा था, इसी अर्थ में वो तीसरे विकल्प की बात करते थे और सही मायनों में करते थे कि दुनिया में रास्ते दो ही नहीं हैं, एक एक्सट्रीम इस तरह का और एक एक्सट्रीम उस तरह का, कि एक एक्सट्रीम में लिबर्टी है लेकिन इक्वलिटी नहीं है, दूसरे एक्सट्रीम में इक्वलिटी है लेकिन लिबर्टी एक आपराधिक शब्द है। इसीलिए नेहरू भारतीय परंपरा के सर्वथा अनुकूल सम्यक की खोज करते थे, और सम्यक की खोज सन 64 में जितनी प्रासंगिक थी नेहरू के निधन के समय, उससे कई गुना अधिक प्रासंगिक 2025 में है। इस बात को अगर हम ध्यान में रखें तो अपना भी भला करेंगे। नेहरू जी का तो हम भला कर सकते हैं ना बुरा कर सकते हैं। ये अलग बात है कि कुछ लोगों के लिए नेहरू का भूत सबसे मजबूत वाली स्थिति बनी हुई है, लेकिन उनका कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन ये सच है कि अगर केवल भारत को नहीं, दुनिया को उस स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस और सोशल क्राइसिस से निकलना है तो नेहरू के विचारों की ओर आपको जाना होगा।
नेहरू से सीखना होगा। मुझे उम्मीद है कि द नेहरू सेंटर के जो हमारे मित्र हैं वो इस दिशा में महत्वपूर्ण काम करेंगे और नेहरू जी के विचारों के प्रति, नेहरू जी के काम के प्रति एक सही, गहरी, आलोचनात्मक दृष्टि लोगों के बीच में, खास करके नौजवानों के बीच में पहुंचाने की सफल कोशिश करेंगे। मेरी शुभकामनाएं नेहरू सेंटर के मित्रों और सभी साथियों को और आप लोगों के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी। अब मैं गुजारिश करूंगा कि डॉक्टर अशोक वाजपेयी आए और कुछ शब्द हमें बोले। आदरणीय सोनिया जी, पुरुषोत्तम जी, संदीप जी और मित्रों, मैं उन भाग्यवान बूढ़ों में से एक हूं जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू को कई बार देखा था। वाह। और पहली बार देखा था जब मैं शायद 12 बरस का था और आखिरी बार देखा जो अपने निधन के थोड़े दिन पहले। टॉल्स्टॉय की 50वीं पुण्यतिथि आयोजित थी सप्रू हाउस में और नेहरू जी उसके मुख्य अतिथि थे। वो कोई 2-3 मिनट लेट आए और आते ही उन्होंने बताया कि वो औरंगाबाद से आ रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि अब बुढ़ऊ ये बताएंगे कि औरंगाबाद में क्या हुआ, तो थोड़ी ऊब सी प्रकट हुई। पर नेहरू जी ने औरंगाबाद का जिक्र करने के बाद ये कहा कि महानताएं 2 तरह की होती हैं। एक महानता वो होती है जिसका जब आप सामना करें तो आपको अपनी अकिंचनता, अपनी विपन्नता, अपने व्यर्थ होने का एहसास होता है कि ये आदमी इतना बड़ा है, मैं कितना छोटा हूं। ये एक तरह की महानता है। दूसरे तरह की महानता वो होती है जिसके सामने आने पर आपको लगता है कि आप थोड़ा ऊंचा उठ गए। और इसके बाद उन्होंने कहा कि टॉल्स्टॉय की महानता दूसरे किस्म की थी। पूरा हॉल खड़ा हो गया। अध्यक्षता कर रहे थे ब्रिटिश कवि और एनकाउंटर के संपादक स्टीफन स्पेंडर। नेहरू जी ने जब अपना भाषण समाप्त किया तो वो गए और उन्होंने कहा कि एनकाउंटर के संपादक के रूप में मैं दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों और राजनेताओं से आमतौर पे मिलता रहा हूं, उनसे बातचीत करता रहा हूं। संसार में इस समय ऐसा कोई राजनेता नहीं है जो टॉल्स्टॉय को ऐसी श्रद्धांजलि दे सके। नेहरू जी एक बायोलॉजिकल प्राणी थे। उन्होंने कभी विश्व गुरु होने का दावा नहीं किया, लेकिन उनके विश्व गुरु होने के 2 प्रमाण मैं आपको देता हूं। बोरिस पास्टरनाक, रूसी महान लेखक, डॉक्टर ज़िवागो, कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, उनको नोबेल पुरस्कार मिला। सोवियत संघ इससे नाराज हुआ। आज रूस के यही हैं, तो नाराज हुआ और उसने इजाजत नहीं दी बोरिस पास्टरनाक को स्टॉकहोम जाके नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने की, और उनको देश निकाला देने की कार्रवाई शुरू हो गई। इस पर लंदन में एक कमिटी बनी इन डिफेंस ऑफ बोरिस पास्टरनाक, जो स्टीफन स्पेंडर और ऑल्डोस हक्सले ने बनाई, और नेहरू जी से आग्रह किया कि वो उस समिति के अध्यक्ष बने।
नेहरू जी राजी हुए। उनसे कहा गया कि आपके संबंध चूंकि रूस से अच्छे हैं तो आप खुर्चियों से बात करें कि एक तो वो पास्तरनाक को स्टॉकहोम जाने दें और दूसरा उनके जो देश निकाले की कार्रवाई शुरू हो गई है उसको बंद कर दें। जाहिर है नेहरू जी ने ये बात खुर्चियों से की होगी। खुर्चियों ने पहली बात तो नहीं मानी, यानी उनको नोबेल पुरस्कार लेने नहीं जाने दिया, लेकिन दूसरी बात मानी और पास्तरनाक को देश निकाला देने की कार्रवाई बंद हो गई। युगोस्लाविया में एक नया थोड़ा गैर मार्क्सवादी चिंतक हुआ, मिलान जिलास। टीटो, जैसा कि अक्सर होता है, जो तानाशाह होते हैं वो दूसरी राय पसंद नहीं करते और दूसरे को ही गायब कर देते हैं। तो वो भी पसंद नहीं कर रहा था, उनको जेल में डाल दिया गया था। फिर नेहरू से कहा गया और नेहरू ने हस्तक्षेप किया और जिलास को जेल से बाहर कर दिया गया। कोई दावा नहीं किया कि विश्व गुरु हैं, लेकिन विश्व गुरु थे। नेहरू जी की जो पूरी मानसिकता है उसमें तीन बातें एक साथ हैं। राजनीति है, संस्कृति है, आधुनिकता है और एक और होना चाहिए लोकतंत्र है। नेहरू जी यकायक प्रकट नहीं हो गए थे किसी अवतार की तरह। वो एक मनुष्य थे जिनमें मनुष्यता के मनुष्य होने की सारी कठिनाइयां और संभावनाएं एक साथ थी। जैसा अभी, और उनको कोई चाय बेचते भारत नहीं मिल गया था। भारत उन्होंने बौद्धिक, वैचारिक, दार्शनिक रूप से खोजा था। इसलिए, और ये खोज कोई हवा में नहीं थी, एक पुस्तक लिखी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और उस डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उन्होंने जो बातें कही थी उसका संस्कृति की जो पकड़ जवाहरलाल में थी वो उनके समय के बहुत कम राजनेताओं में थी। और उन्होंने एक जगह ये कहा कि कल्चर like religion and ideology is not about just one thing. भारतीय बहुलता का जितना वैचारिक एहतराम नेहरू जी ने लिखकर किया है उतना किसी और विचारक ने नहीं किया था उसके पहले। उस समय जब नेहरू दृश्य पर थे, पश्चिम में एक बहस हो रही थी, the two cultures, culture of science and culture of arts. नेहरू जी ने साइंटिफिक टेम्पर, टेक्नोलॉजी और साइंस और संस्कृति, इन तीनों के बीच कोई भेदभाव करने से इनकार किया। अब देखिए उनके ज़माने में जो इंफ्रास्ट्रक्चर, आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा यशोगान होता है ना, तरह तरह के चमकती हुई सड़कें और चमकते हुए हवाई अड्डे बन गए हैं जिससे बरसात में जिनकी छत गिर जाती है। और हमने एक ऐसा मंदिर बनाया है जो पहली ही बरसात में चूने लगा, ऐसा राम पथ बनाया है कि उसके पहले बरसात में ही उसमें 20 या 21 स्पॉट होल हो गए। पुल ऐसे बनाते हैं कि हर सप्ताह एक गिर जाता है। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के ज़माने में याद करें कि जवाहरलाल ने IITs बनाए, एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाया और साथ साथ 3 राष्ट्रीय अकादमियां बनाई, साहित्य, संगीत, नाटक
और ललित कला, नेशनल बुक ट्रस्ट बनाया, फिल्म इंस्टीट्यूट बनाया, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बनाया। ये सारे एक साथ बने, यानी विज्ञान, संस्कृति, इन दोनों में कोई भेदभाव नहीं किया गया। और वो मैं आपको याद दिलाऊं कि ऑक्टेवियो पाज 20वीं शताब्दी के महान विश्व कवियों में गिने जाते हैं, उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। वो उस समय जब नेहरू यहाँ थे तो राजदूत थे मेक्सिको के। उन्होंने लिखा है, contrary to the anthropologists and the historians who postulate the multiplicity of cultures, Nehru affirmed the unity of thought and the universality of science, art, and technology. It is this universality he saw the answer to the antagonism of the historical worlds. तो नेहरू ने जो संस्कृति का नक्शा अपने लिए तैयार किया, उसमें कलाओं की स्वतंत्रता और स्वायत्तता का सम्मान भी शामिल था। वो साहित्य अकादमी के अध्यक्ष थे। उस समय कम्युनिस्टों की धरपकड़ हो रही थी, क्योंकि कम्युनिस्ट तो इसको अधूरी आज़ादी कह रहे थे और वगैरह वगैरह। तो कम्युनिस्ट लोग सत्ता से समरस नहीं थे और सत्ता उनके विरुद्ध थी। महापंडित राहुल सांकृत्यायन, जो कम्युनिस्ट पार्टी के कार्ड होल्डर थे, उनकी पुस्तक साहित्य अकादमी के पुरस्कार के लिए चुनी गई। लेकिन चूंकि वो कम्युनिस्ट थे, इसलिए उनको दिया जाए पुरस्कार कि न दिया जाए, इसका निर्णय अध्यक्ष पर छोड़ दिया गया, यानी जवाहरलाल नेहरू पर। तो जवाहरलाल नेहरू के पास जब वो फाइल गई तो उस पर उन्होंने लिखा कि अगर जूरी ने गुणवत्ता के आधार पर इस पुस्तक को चुना है तो इस बात की कोई बाधा नहीं आ सकती कि वो वैचारिक रूप से कहाँ प्रतिबद्ध है। ये सम्मान था। तो मित्रों, एक और बात, नेशनल फोक आर्ट्स डांस फेस्टिवल, ये भी नेहरू जी ने शुरू किया था। ये जो रिपब्लिक डे परेड होती थी, उसके साथ साथ एक नेशनल फोक डांस फेस्टिवल होता था, जो नेशनल स्टेडियम में होता था। और मुझे तो इसका अंदाज़ा नहीं था। जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी तो एक समिति बनी जिसमें मैं भी था कि 2.5-3 करोड़ रुपया उस नेशनल फंड में जमा हो गया है और वो पीएमओ में है, और पीएमओ में किसी को समझ में नहीं आ रहा कि इस पैसे का क्या करें। तो एक समिति बनी थी। लेकिन जो बात है महत्वपूर्ण, वो ये है, शुरुआत की थी नेहरू जी ने। उनको ये एहसास था कि जो लोक जगत है और जो आदिवासी और इस तरह के कलाकार हैं, उनको भी लोकतंत्र में शामिल करना चाहिए। और लोकतंत्र में शामिल करने का क्या अर्थ था कि उनको एक अलग से राष्ट्रीय मंच देना चाहिए। तो मित्रों, जवाहरलाल नेहरू ने जो किया वो एक आखिरी बात, क्योंकि किस्सा कहानी लोगों को ज्यादा अच्छा लगता है ना, विचार से वैसे भी आजकल अरुचि हो गई है, न कोई विचार करता है न विचार सुनता है। तो आखिरी में आपको एक प्रसंग फिर सुनाता हूं। ये प्रसंग है एमएस सुब्बुलक्ष्मी की संगीत सभा। उन दिनों राष्ट्रीय सुरक्षा कोष की धूम थी। चीन ने हम पर आक्रमण कर दिया था और नेहरू जी के ये आखिरी दिन थे। एक तरह से वो 1-2 बरस बाद ही उनका देहावसान हो गया। तो सुब्बुलक्ष्मी का ये आईफेक्स जो पासी है, इसकी संगीत समारोह, इसमें वो गा रही थी।
और सुबुलक्ष्मी जो थी वो बहुत गौरवर्णा थी और तमाम बहुत संपन्न थी, तमाम हीरे जवाहरात से लकतक। नेहरू जी आए, चुपचाप सामने एक सीट पर बैठ गए। जब गायन समाप्त हुआ तो आयोजकों ने घोषित किया कि नेहरू जी सुबुलक्ष्मी को फूल देकर उनका सम्मान करेंगे। जब तक नेहरू जी उठकर वहां पहुंचे तब तक सुबुलक्ष्मी ने अपने सारे जेवर उतार लिए थे और अपनी अंजलि में ऐसे उनको भेंट कर दिए। नेहरू जी ने कहा, आई एम ओनली ए प्राइम मिनिस्टर, यू आर द क्वीन ऑफ म्यूजिक। तो नेहरू के रूप में एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे पास है जिसको हम नेहरू की अवमानना, गांधी की अवमानना और संविधान की अवमानना के साथ साथ है। अगर आप एक की अवमानना करेंगे तो दो की भी अवमानना होगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी। कमाल के शब्द आपने बोले, बहुत खुश हुए लोग। मेरी आपसे सिर्फ एक गुजारिश है, स्मॉल रिक्वेस्ट, प्लीज अपने फोन्स ऑफ कर लीजिए। इतने कमाल के शब्द बोले जा रहे हैं, लोगों को सुनाई नहीं देंगे। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। एंड नाउ मे आई रिक्वेस्ट श्रीमती सोनिया गांधी जी टू प्लीज कम। Professor Purushottam Agarwal ji, Shri Ashok Vajpayee ji, Shri Vijay Mahajan ji, Shri Sandeep Dikshit ji, distinguished guests, friends. It is a pleasure to be with you all this evening to celebrate the memory and contributions of our first Prime Minister. And I really enjoyed, and I'm sure you have too, listening to both Purushottam Agarwal ji and Shri Ashok Vajpayee ji and Sandeep too. Wonderful stories and remembrances. Thank you. Jawaharlal Nehru was the prime architect of the modern Indian nation state. His was a life anchored firmly in parliamentary democracy. He had a steadfast belief in planned economic growth, a profound commitment to the development of scientific temper, alongside the development of scientific and technological capabilities. To him, secularism, in which he firmly believed, meant, above all, the celebration of India's many diversities while strengthening its fundamental unity. His legacy continues to shape our everyday lives. Decades have gone by since his time, but he continues to serve as a beacon light to millions of our countrymen and women. It is inevitable that such a monumental figure will have his life and work analyzed and critiqued. That is indeed as it should be. Although the temptation to divorce him from his times and the challenges that he had to face, and to look at him devoid of the historical context in which he functioned, has become quite widespread. Yet, while we welcome ongoing analysis of his contributions, what is not acceptable is the systematic attempt being made to denigrate, distort, demean, and defame him. The sole objective
of this is to not only diminish him as a personality, his universally recognized role in India's independence struggle, and his early decades as a leader of an independent nation challenged by unprecedented problems. But it is also to demolish his multifaceted legacy in a crude and self-serving attempt to rewrite history. Analysis is one thing, but deliberate mischief with what he said, what he wrote, and what he did is another thing, and totally unacceptable. And who are the forces that have launched this project? We all know that they have been worked for years and years, for decades. And finally, here they are. They belong to the ideology that had no role whatsoever in our freedom movement, that had no role whatsoever in the making of our Constitution. In fact, they even burnt it. They were totally against it. It is an ideology that long ago fanned an atmosphere of hate that ultimately led to the assassination of Mahatma Gandhi. His killers today continue to be glorified by its adherents. It is an ideology which has consistently rejected the ideals of our founding fathers. It is an ideology with a bigoted and viciously communal outlook. Its approach to nationhood is based on stoking prejudices of all kinds. Let there be no doubt whatsoever that the project to vilify Jawaharlal Nehru is the main objective of the ruling establishment today. Their goal is not just to erase him, it is actually to destroy the social, political, and economic foundations on which our nation has been founded and built. The road ahead is not easy. But there is simply no option but for each one of us, individually and collectively, to stand up and confront this project. We not only owe it to the memory of Jawaharlal Nehru and his comrades, we owe it to ourselves, and even more to coming generations. The unapologetic and fierce defense of the Nehruvian legacy, it is not an act of nostalgia. It is a commitment to restoring India's constitutional promise, to safeguarding reason in the face of propaganda, and to ensuring that our republic remains modern and forward-looking. If we succeed, it will not only honor Jawaharlal Nehru's memory, it will ensure that the India he envisioned remains a reality. At a time when tolerance in public life is shrinking, when dissent is painted as disloyalty, and history is reduced to partisan combat, Nehru's example becomes even more vital. He taught us that disagreement is not a threat, but a democratic necessity, that unity does not demand uniformity, that a confident nation need not fear the truth about its past. Friends,
there is some reason for hope. Last month, the Jawaharlal Nehru Memorial Fund also launched an archive which can be accessed to nehruarchive.in. The archive is an easily searchable and freely downloadable digital archive. Also, by the way, accessible on your smartphone. At present, it covers the 100 published volumes of his selected works covering the period 1903 till the day before he died. The archive will continue to get expanded. So there it will be for you all to access anytime you want to know something about what he said, about what he wrote, or what he did. So Sandeep Dixit's initiative, which has brought all of us all here this evening, is another sincere attempt to take on this challenge of rescuing Nehrus from the web of deception. And we need many, many more such initiatives across the length and breadth of our country. I will end by congratulating Sandeep and his team and wishing him and his colleagues the very best in their endeavors. Thank you all. Jai Hind. तहे दिल से धन्यवाद आपका श्रीमती सोनिया गांधी जी. I would now like to call on stage Middat Samra and Mansi Singh. वाजपेयी जी का अभिनंदन करिए. आगे. Mansi Singh and Middat Samra. प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी का अभिनंदन. And Shri Belaya, please come on stage and felicitate Mrs. Sonia Gandhi ji with Middat and Mansi. May I now call Shri Sandeep Dixit ji to offer a vote of thanks. As I said earlier, I don't think there's a reason to thank, of course, there's a reason to thank ma'am and all the guests on stage and each one of you to come here. लेकिन मैं धन्यवाद नहीं करूंगा, मैं एक अपनी तरफ से आह्वान करूंगा. ये नेहरू केंद्र तभी तक चलेगा जब जो लोग नेहरू और देश में आस्था रखते हैं वो उसे अपना मानेंगे. और मैं यहाँ इसलिए वोट ऑफ थैंक्स की जगह अवार्ड दैट इज गोइंग टू बी ईच वन ऑफ आस, मैं आशा करूंगा कि हम सब मिलकर इस केंद्र को बनाएंगे. मैं और बहुत लंबा नहीं कहूँगा. मेरे कुछ मिद्दत और मानसी यहाँ हैं, मिहिका वहाँ बैठी हुई हैं. हम 5-6 लोगों ने कोशिश की इसको बनाने की. लेकिन सोनिया जी के जो आखिरी शब्द थे जब उस चुनौती की बात कर रही थी तो उससे मुझे एक शेर याद आ गया जिससे मैं चाहूँगा अपनी बात अंत करूँ. और दिक्कत व्हाट्सएप और गूगल की दुनिया में है, उसमें भी कुछ चीज़ नहीं पता चलती है. तो ये सुना तो मैंने बचपन से था, लेकिन अभी तक मैं यही ज्ञात कर पाया हूँ कि क्या ये मिर्ज़ा गालिब ने लिखा था या किसी और ने लिखा था. और इसका एक शब्द मैं ज़रूर बदलूँगा. इसमें जो लिखा गया शब्द है वो सितमगर है. मैं उसको सितमगर भी कहना चाहता हूँ, सिकंदर भी कहना चाहूँगा. और इसलिए कहूँगा, उसमें लाइन ये है
कि इधर आ सिकंदर हुनर आजमाए, इधर आ सिकंदर हुनर आजमाए, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। वाह वाह। नेशनल एंथम। May I request you all please stand for the national anthem? नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। You're going to meet her? I'll tell. Sorry, Pratima is here. The designer, no?